नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्पीक और मैं हूं सुप्रिया। आज हम लोग थोड़े टाइम के बाद मिल रहे हैं। काफी टाइम बाद मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है आज आप सबके लिए और मैं जल्दी जल्दी बनाती रहूंगी आप लोगों के लिए। इट वाज अ फेस्टिवल ब्रेक और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। मेरी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली, रूबरू आज हो रही हूं आपके साथ। सो अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे एक इन्वेस्टर, देखिए हर कोई फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड नहीं होता है, हर किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है कि हमें फाइनेंस की हर एक इंट्रिकेट नॉलेज है, जबकि होनी चाहिए क्योंकि हम सबकी लाइफ जनरली रिवॉल्व करती है पैसे के चारों तरफ, है ना। तो बट कोई बात नहीं, जिनको नहीं है आज उनके लिए ये वीडियो है कि कैसे, किन चीजों पे ध्यान दिया जाए, किन चीजों के बारे में पढ़ा जाए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले, निवेश करने से पहले। तो कुछ ऐसी बातें हो सकता है कि थोड़ा सा आपको उसके बारे में पढ़ना पड़े इंटरनेट के ऊपर, कंपनी के वेबसाइट के ऊपर, तो अपने पैसे के लिए उतना करना तो बनता है ना। तो आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लेकर के आई हूं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले। आगे आने वाले वीडियोस में इन 12 पॉइंट्स में, जिन वीडियोस में मुझे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत लगेगी, मैं उनके ऊपर अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। बट फिलहाल एक स्नैपशॉट कि ये 12 पॉइंट्स क्या हैं और उनकी क्या महत्व है, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। सो लेट्स चेक आउट। पहला पॉइंट है फंड हाउस की रेपुटेशन। अब फंड हाउस क्या होता है? वो कंपनी जहां का आप म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं। हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं, तो किसी ना किसी कंपनी को आप पिक करोगे। अब आप जिस कंपनी को पिक करने जा रहे हो उनके सेवरल ऑफ म्यूचुअल फंड्स में से किसी एक दो म्यूचुअल फंड्स को लेने के लिए, तो सबसे पहले तो आप उसको फाइंड आउट करोगे कि क्या उनकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है कि नहीं है, क्या वो 5-10 साल से इस बिजनेस में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई नई कंपनी है जिसके म्यूचुअल फंड को आप परचेस कर रहे हो और आप जो हो उनके लिए एक एक्सपेरिमेंटल रैक बन जाओ, तो ऐसा नहीं होने देना है। थोड़ा सा रेपुटेशन चेक कर लीजिए, मार्केट में उस कंपनी की हिस्ट्री है कि नहीं है, और हिस्ट्री अगर है तो हिस्ट्री अच्छी है कि नहीं है। और ये जो डेटा है कि कंपनी कितनी पुरानी है, कितनी नई है, ये सारा डेटा कंपनी की वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, बिकॉज ये मैंडेट है सेबी की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करने का। तो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे कुछ भी छुपा नहीं सकती है। दूसरा, आप डायरेक्टली AMFI की वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। आप इसकी वेबसाइट पे कंपनी के बारे में पूरा चेकआउट कर सकते हैं कि कंपनी कितनी पुरानी है, कितनी नई है, क्या रेपुटेशन है, कहीं कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है उसके बारे में, तो उसे चेकअप करिए। तो डेफिनेटली ये इंश्योर जरूर करिए कि कंपनी को कम से कम 5-10 साल की रेपुटेशन हो मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले, और वो रेपुटेशन थोड़ी सी पॉजिटिव होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के बीच में। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब आपने फंड हाउस को चूज कर लिया, अब उसके अंदर बहुत तरीकों के म्यूचुअल फंड्स होंगे। इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड होगा, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होगा, डेट म्यूचुअल फंड होगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो इक्विटीज में चले जाओगे, बैलेंस रिस्क लेना है तो हाइब्रिड में चले जाओगे, बहुत कम रिस्क लेना है तो डेट में चले जाओगे। तो यू हैव टू डिसाइड अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड लेना है, किस कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट करना है, उस तरीके से आप म्यूचुअल फंड को डिसाइड करिए। अगर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न की जोन में जाना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को चूज करिए, उस हिसाब से एसेट एलोकेशन होगा। कहाँ एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी में जो फंड मैनेजर है वो आपके इकट्ठा किए गए पैसों को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा, तो उसे डेफिनेटली चेक करिए और उस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के तहत अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करिए कि क्या उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसे डिसाइड करिए। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो आप शायद हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाना चाहोगे, विच इज मेजॉरिटी वाइज स्टॉक बेस्ड होता है, शेयर मार्केट बेस्ड होता है। और अगर आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा है तो आप उसमें जाना चाहोगे। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि आप इसे डिसाइड, फंड हाउस चूज करने के बाद इसे डिसाइड करिए कि आपको किस तरीके का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वाला म्यूचुअल फंड चाहिए।
अब आता है नंबर 3 क्राइटेरिया कि पास्ट रिटर्न्स कैसे गए हैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के, या उस कंपनी के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के कैसा परफॉर्मेंस दे रही है वो कंपनी। तो रिटर्न्स को चेक करिए। रिटर्न्स आप कैसे चेक करेंगे? अगेन, रिटर्न चेक करने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे पूरी डिटेल दी गई होंगी। सेकंड, आप एम्फी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। दूसरा, आप मनी कंट्रोल या किसी भी प्राइवेट वेबसाइट के ऊपर जाकर के चेक कर सकते हो। ये कैसे करना है इसके लिए मैं एक नया वीडियो और बनाऊंगी आपके लिए कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है कंपनीज की। तो जस्ट आई शेयर द link once I share it on my channel and stay tuned for that। तो रिटर्न्स चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्वेस्टर को ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। एंट्री लोड अब है नहीं म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन एग्जिट लोड कभी कभी बहुत ज्यादा होता है। लोड का मतलब चार्जेस। अगर आप म्यूचुअल फंड को डिसॉल्व कर रहे हो, पैसा अपना विड्रॉ कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपसे कितना चार्ज लिया जा रहा है वो जरूर से चेक करिए। म्यूचुअल फंड्स का लॉक इन पीरियड होता है, तो लॉक इन पीरियड के पहले अगर आप मनी विड्रॉ कर रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा चार्जेस हैं जो आपकी पॉकेट्स पे हैवी पड़े, तो उन्हें जरूर से चेक करिए। देन ये जरूर से फाइंड आउट करिए कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है या क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है। इसलिए क्योंकि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में आप कभी भी निवेश कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो, बट क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में आप ये चीज नहीं कर सकते हो और इसका एग्जिट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। और फिर एज एन इन्वेस्टर आपको ये पता लगाना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कितनी है। आपको अपनी पॉकेट से एवरी मंथ कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 5,000, 500, डिपेंड्स अपॉन। हो सकता है आपका बजट 500 को हो, तो क्या उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपको उतना इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आपकी पॉकेट्स के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी चेक कर लीजिए कि आपको कितना पे करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। फिर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन को चेक करिए कि कितने टाइम पीरियड के लिए लॉक इन पीरियड है। यूजुअली 3 से 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो लॉक इन पीरियड के पहले अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या चार्जेस हैं, और क्या आप अपने फंड्स को 3 से 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में कि नहीं। ये तो आप ही अपने को जज कर पाओगे कि क्या आपका फाइनेंशियल बैकअप है, किस तरीके से आप अपने फंड्स को कहां कहां एलोकेट कर सकते हो, कितने टाइम पीरियड के लिए अपने फंड्स को आप एलोकेट कर सकते हो किसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और अगर लॉक इन पीरियड है तो क्या आपके पास बफर में कोई फंड्स है कि नहीं है इन केस ऑफ एनी नीड और नॉट। और अगर नहीं है तो फिर आपको लॉक इन पीरियड जैसे इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय से पहले उनको ब्रेक करते हो तो चार्जेस पड़ते हैं। तो इंश्योर कि आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉक इन पीरियड अगर है तो उसको आप उसकी क्षमता होनी चाहिए आपके पास, ताकि अननेसेसरी कॉस्ट आपको ना देनी पड़े। फिर आपको पता लगाना है कि फंड मैनेजर कौन है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। फंड मैनेजर का भाई क्यों पता लगाना है, वो तो कंपनी का काम है, करेगा, है ना। नो, यू शुड आइडेंटिफाई कि जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हो उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है, ताकि आप उसकी हिस्ट्री जाकर के चेक करो। अब एनएफओ है फॉर एग्जांपल, तो एनएफओ की तो कोई हिस्ट्री होती नहीं है। आप कैसे अपने फंड्स को एनालाइज करोगे कि मेरा फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है, करूं निवेश या नहीं करूं, है ना, क्योंकि नया फंड ऑफर है। तो इस केस में आप एक फंड मैनेजर का प्रीवियस इन्वेस्टमेंट का ग्राफ चेक करिए। उसको आप गूगल पे डालेंगे, आपको मिल जाएगा कि उस फंड मैनेजर ने और कौन कौन से फंड्स को हैंडल किया है, और उनका आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, और उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर फंड मैनेजर के साथ इन्वेस्टमेंट्स करने हैं कि नहीं करने हैं, बिकॉज वही बंदा आपके इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करेगा। तो अगर एनएफओ है, कोई हिस्ट्री नहीं है, तो फंड मैनेजर के पुराने किए हुए इन्वेस्टमेंट्स को देखिए, उनकी परफॉर्मेंसेस को देखिए, और फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। और अदरवाइज इन जनरल भी आपको एक फंड मैनेजर की डिटेल्स पता होनी चाहिए, उनका क्या एक्सपीरियंस है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर मनी। तो प्लीज इंश्योर कि एक राइट हैंड में मनी हो आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर आपको चेक करना चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। सिंपल सी भाषा में आपकी पॉकेट पे खर्चा कितना आएगा म्यूचुअल फंड को चलाने का। अब जो फंड मैनेजर की फीस होती है, फंड को मैनेज करने की कॉस्ट होती है, ये सारी कॉस्ट इन्वेस्टर्स से ही तो ली जाएगी।
और जितने ज्यादा इन्वेस्टर्स होंगे उतना ज्यादा कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि पर हेड कॉस्ट कितनी आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट आपके पास कितनी आ रही है, और ये कम से कम होनी चाहिए। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी बताते हुए कि एक्सपेंस रेशियो का क्या कैटेगराइजेशन है सेबी के तरफ से। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहिए, जैसे ही बनेगा आई विल शेयर द लिंक इन द सेम वीडियो, आई थिंक विद इन 10 days टाइम। फिर आपको पता लगाना है कि असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। असेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है? पूरा कॉर्पस म्यूचुअल फंड ने कितना इकट्ठा किया है। जैसे मैंने आप लोग को अपने एक वीडियो में बताया था कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें अलग अलग तरीके के लोग अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग डिनोमिनेशन में, और जो मनी इकट्ठा होता है उसको हम AUM बोलते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये असेट अंडर मैनेजमेंट अगर बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम वैल्यू में है, तो आपके ऊपर पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आ सकती है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो सकता है। बट यही अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है तो एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाएगा, और आपको ये भी इस बात का भी भरोसा रहेगा कि बहुत सारे लोग भरोसा कर रहे हैं उस फंड के ऊपर, तो हम भी कर सकते हैं। फिर आपको चेक करना है कि इस फंड की रेटिंग क्या है। बहुत सारी कंपनीज रेटिंग करती हैं, क्रिसिल है रेटिंग करती है, तो आप उनकी रेटिंग को भी चेक करिए कि उन्होंने कितना रेटिंग दिया हुआ है म्यूचुअल फंड को। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। कोशिश करिए कि 3, 3.5 स्टार से ऊपर का हो। 4 और 5 तो बेस्ट कैटेगरी में आता है। तो क्रिसिल की तरफ से अगर अच्छी रेटिंग है कंपनी की तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड टू इन्वेस्ट इट। और ये रेटिंग्स आपको कैसे मिलेंगी? किसी भी मैगजीन में आपको मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, फिर आपके लिए मेरा एक लास्ट पॉइंटर मेरी तरफ से है कि करंट NAV कितनी है। करंट NAV हमें परफॉर्मेंस तो नहीं बताती है, बट हमें ये जरूर बताती है कि जो म्यूचुअल फंड हम खरीदने जा रहे हैं वो सस्ता है या महंगा है। तो अगर बहुत महंगा है तो महंगे टाइम में निवेश नहीं करना है आपको। यू हैव टू वेट कि म्यूचुअल फंड थोड़ा सा सस्ता हो जाए, उसकी NAV थोड़ी सी सस्ती हो जाए, तभी आप उनमें इन्वेस्ट करिए। सबसे सस्ता टाइम होता है जब NFO आता है, लेकिन अगर उसके बाद आप ओपन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओपन एंडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसका ट्रेंड वॉच करना चाहिए। ट्रेंड कैसे वॉच करना चाहिए, आई शो यू इन माय वीडियोस अपकमिंग, और उससे आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या मूवमेंट रहेगा। डू नॉट एंटर, बिल्कुल मत एंटर करिए जब बहुत एक्सपेंसिव हो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की NAV, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन, फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर बहुत कम मिलेगा। तो आज की तरफ से मेरे लिए बेसिक इन्वेस्टर्स के लिए ये कुछ पॉइंटर्स थे। आई होप मैं आपको समझा पाई हूं अपने एंड से। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि और जितने भी मैं वीडियोस इस सीरीज में लेकर के आऊं आप उसको जरूर देखें। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर एंड सब्सक्राइब टू Career Speak. Also follow me on my Instagram handle, Supriya_Career Speak. Stay tuned. Bye. Take care and namaste.